नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं। 3 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी खबर उत्तरकाशी से है, जहां सुरंग में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। तीसरी खबर मथुरा से है, जहां 12वीं में पढ़ने वाले छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। चौथी खबर ज्ञानवापी से है। बता दें, एसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिनों की मोहलत और मांगी है। वहीं पांचवी खबर है आगरा से, जहां ताजमहल में एक बार फिर से नियमों के विरुद्ध नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव है। बता दें, 70 सीटों पर मतदान जारी है। 3 बजे तक 55.31% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। भूपेश बघेल समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगी हुई है। तो 70 सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 3 बजे तक 55.31% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। बढ़ चढ़कर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई हिस्सा ले रहा है। और ऐसे में बता दें, भूपेश बघेल समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं और भूपेश बघेल समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट है ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आप सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं इस पूरे चुनाव की, और देखिए 5 बज चुके हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर में मतदान खत्म होने वाले हैं। चुनाव प्रक्रिया जो वो खत्म होने जा रही है। सबसे हॉट सीट कौन सी है जहां पे सीधी टक्कर वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है? देखिए स्वीटी, जिस तरह से मतदान की यदि बात की जाए तो मतदान की प्रक्रिया जो है 5 बज गए हैं और मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लगभग अभी भी कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रेरित किया है और उनके मतदान होंगे। उसके बाद जो है पूरे आंकड़े आएंगे। फिलहाल 3 बजे की स्थिति तक यदि हम यही कह सकते हैं कि जो आंकड़े आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर से, कुछ सीटों को यदि छोड़ दी जाए तो कुछ सीटों पर जो स्थिति है वो काफ़ी कम मतदान हुआ है। और दूसरी जो दीगर सीटें हैं प्रदेश की, उसमें अच्छी खासी मतदान हुआ है। अगर मैं धमतरी की बात करूं, फिलहाल मैं धमतरी के कुरुद विधानसभा क्षेत्र में मैं यहाँ मौजूद हूँ और एक पोलिंग बूथ में खड़ा हूँ। यहाँ पे काफ़ी संख्या में मतदान हुए। 65% के तकरीबन मतदान यहाँ पर हो चुके हैं। और आने वाले समय में अगर 5-6 बजे तक का जो आंकड़ा हम देखेंगे तो काफ़ी मतदान होने की संभावना यही व्यक्त की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहे, किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता ने वोट दिया है। हालांकि जनता जो है वो खामोश रही है, इस बार साइलेंट रहे हैं वो, तो जाहिर तौर पे हम यही कह सकते हैं कि अभी भी कुछ कयास लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी कांटे की टक्कर फिलहाल बनी हुई है। जी आप बताएं, क्या स्थिति रहने वाली है? अभी छत्तीसगढ़ में पूरे कांग्रेस का माहौल है। कुरुद विधानसभा में, जहां तक कुरुद विधानसभा की बात है, कुरुद विधानसभा में कांग्रेस आएगी ऐसी उम्मीद करता हूं। लगातार क्षेत्र में जिस हिसाब से मैं दौरा किया हूं, गांव-गांव में दौरा किया हूं, भूपेश बघेल जी के चेहरे से चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी के चेहरे में चुनाव लड़ रही है। और जो घोषणा पत्र है हमारा, कर्जा माफ जो है किसानों में बहुत ही गहरा पैठ किया हुआ है। और किसान, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान कर्जा माफ के लिए, कर्जा माफ जो भूपेश बघेल जी किए हैं, जो घोषणा किए हैं, उसमें पूरा मत कांग्रेस को 100% पड़ने वाला है। और इसलिए कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत है। आप बताइए, आपने वोट किया है, आप किन किन मुद्दों को लेके गए थे? मुद्दा तो बहुत चीज़ है, लेकिन हाँ, इधर आज के डेट में कुछ परिवर्तन चाह रहा था, इसीलिए बहुत से आदमी, मैं भी कई जगह फ़ोन किया हूँ। भाजपा परिवार में मेरा ससुराल है, यही है, वहाँ भी बोला तो नहीं भाई बहुत साल हो गया, इस बार परिवर्तन करेंगे, ऐसा टाइप का। आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे? आपने सरकार देखा या फिर अपने प्रत्याशी को देखा? मैंने सरकार दरकार देख वोट दिया है। कांग्रेस से कार्यकर्ता हूँ। जब कुछ योजनाएं हैं, कांग्रेस की योजनाएं हैं, उसके हिसाब से कर्जा माफ़ी है,
15,000 रुपये 15 सालाना महिलाओं को देने का सब योजना है। कांग्रेस की योजना को देख के कांग्रेस में वोट किया मैं। देखिए स्वीटी, मिले जुले दावे हम कह सकते हैं कि एक तरफ से भाजपा ये कह रही है कि हम सीटें जीत कर आ रहे हैं और 3 तारीख को दिवाली मनाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है 71 के पार। तो जाहिर तौर पे दोनों ही दलों के अपने दावे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 दल हैं, दोनों दलों के बीच ही मुकाबला होना है। तो जाहिर तौर पे अब आगामी जो 3 दिसंबर है वो तय करेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। जी बिल्कुल चंद्राकर जी, देखिए कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार सत्ता की कुर्सी उन्हीं के हाथ में, लेकिन जो प्रबल मुद्दे हैं, जो सबसे पहले जो 3 मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं वो कौन से हैं जो कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकते हैं? संभावना उन मुद्दों की नजर आ रही है जो उनकी तरफ से योजनाएं चलाई गई है। देखिए स्वीटी, बॉक्स में अब ये बंद हो गया है कि पब्लिक ने किसको पसंद किया है, किसे नापसंद किया है। ये पेटी में कैद हो चुका है और 5 बज गए हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, बंद हो चुकी है। तो जाहिर तौर पे हम फिलहाल ये कयास लगा सकते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर किसान हो, धान खरीदी का मसला हो या महिलाओं को जो रकम देने की बात की गई हो, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं वो इस बार छत्तीसगढ़ की सियासत में हावी रहे और यही जो मुद्दे हो गए, इन्हीं पर चुनाव लड़ना। लेकिन कुछ जगहों पर हमने जिस तरह से दौरा किया, अलग अलग जगहों पर, कुछ जगहों पर स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। तो यही कह सकते हैं, अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक भी इस बार ये कह नहीं पा रहा है कि आखिर चुनाव में होगा क्या, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का रुझान खुलकर सामने आ रहा है, लोग लगातार वोटिंग के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे एक बेहतर परिणाम और अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है चंद्राकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सील केयर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि सील केयर टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए MS पाइप की स्किप टनल बनाने के लिए ऑगर मशीन की सहायता से पाइप पुशिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक मलबे के अंदर 24 मीटर की दूरी तक पाइप डाला जा चुका है। रेस्क्यू अभियान की प्रतिधारण क्षमता बढ़ाने के लिए इंदौर से एक और ऑगर मशीन बैकअप के लिए एयरलिफ्ट कर लाए जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि रेस्क्यू अभियान बिना बाधा के जारी रहे। यहाँ से आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कंटिन्यूस आवाज़ आपको सुनाई दे रही है मशीन की। दूसरा एक और इसमें बड़ी टेक्निकल और बड़ी नाजुक चीज़ होती है कि ये मशीन डीजल से चलती है और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहाँ पर हमको बीच बीच में उसको वेंटिलेशन के लिए भी, आप देख रहे हैं कंप्रेशर चल रहा है और उससे वेंटिलेशन भी की जाती है, क्योंकि अंदर जितनी जो मशीनें चलती है जनरली डीजल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चल रही है वो डीजल की है, हमको मजबूरी में वो चलाना पड़ रहा है और उसका वेंटिलेशन भी कंटिन्यूसली करना। कहना यही चाहेंगे सर जी, जो है तो साबित हमेशा आ जाए, सबको माँ बाप को तसल्ली हो, बाकी तो सब ही होता ही है जो सुनने को मिल रहा है, सब ठीक है, सब कोई हिम्मत दे रहे हैं, सब कोई ठीक, चिंता वाली बात नहीं। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक उम्मीद है कि भाई आपको बाहर आ जाएगा, बेटा बाहर आ जाएगा? यही है कि मतलब कल तक का ये सुनने मिल रहा है कि अभी 4-5 पैप गले हैं, अभी पड़ रहा है, जोड़े में देर लगी रही है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, देखिए मशीनें तो काफी आ रही है, प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि निष्कर्ष कब निकलेगा, कब वो परिणाम आएगा जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रही है? ये तो पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता कर रही है कि कब उन मजदूर जो फंसे हुए हैं कब बाहर निकलेंगे, और जो परिजन वो अपने आस लगा के हमेशा से देख रहे हैं। प्रदेश की जनता, शासक प्रदेश की जनता है, पर उनके जो परिजन है वो लगातार ये आस लगाए हुए हैं कि कब वो मजदूरों को निकाला जाएगा और उनके परिजनों को तो उनकी देख करवाई जाएगी। भाई जो अगर बात की जाए तो NHIDCL के जो निदेशक है उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग करी है और उन्होंने साफ कर दिया है कि 24 मीटर की जो फिलिंग है वो पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे एक और मशीन भी बुलाई जा रही है, इंदौर से एयरलिफ्ट कर उत्तरकाशी लाई जाएगी और इससे वो फायदा होता है अगर 2 मशीन होगी, क्योंकि बार बार जो वेल्डिंग का काम हो रहा है, क्योंकि जब मशीन में जब कुछ फटक जाता है तो उसमें बार बार अलाइनमेंट करना पड़ता है और साथ साथ इसकी जो अलाइनमेंट के साथ साथ इसकी जो तकनीकी चीजें हैं उसको बार बार ठीक करना पड़ता है। ऐसे में अगर 2 मशीनें होगी तो दूसरी मशीनों को पहले यूज किया जा सकता है, जब तक दूसरी मशीन खराब हो उसे ठीक किया जा सकता है
और उसके बाद जब दूसरी मशीन में खत्म हो जाएगा, जब उस पर अगर कोई अड़चन आएगी तो हम दूसरी मशीन को यूज कर सकते हैं। अगर मशीन की बात की जाए तो अमेरिकन अगर मशीन से पूरी जो पैनल बनाई जा रही है उसे ये लगाई जा रही है कि ये 900 mm की पूरी कहा जा रहा है कि ये 900 mm मशीन है, पूरा जो छेद करेगी मशीन वो 900 mm का करेगी और इसमें कम से कम 10 से 12 पाइप डालने जाएंगे। ऐसे में जो 5वां पाइप है फिलहाल अभी डला नहीं है। ऐसे में जो सुबह की बात की जाए तो 21 जो मीटर है वो पाइप डल चुका था। ऐसे में करीब 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो 24 मीटर ही पहुंचा है। इसमें ये माना जा सकता है कि कल दिन तक या शाम तक मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि रात हो चुकी है, धीरे धीरे रात हो जाएगी। लेकिन जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इंजीनियर है, जो की में है और राज्य की में लगातार दिन रात करके जो मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि आशंका जताई जा रही है कि जो मजदूर है उन्हें कल दिन या शाम तक निकाल दिया जाएगा। और इसके लिए जो इंदौर से एक और मशीन लगाई गई है, कहीं ना कहीं वो सहायता करेगी जो मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने के लिए, क्योंकि 2 मशीनों की बहुत जरूरत है। एक बैकअप भी होना चाहिए अगर मशीन खराब हो जाती है। जो अभी अमेरिकन ऑगर मशीन चल रही है, जो वर्क कर रही है, अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, एक बैकअप के लिए मशीन लाई गई है। वैसे तो ये पहले पूछना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल जो मशीन है वो जल्द हो जाएगी और जल्द उत्तरकाशी पहुंच जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर को लेकर जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। जो मजदूर है वो जल्द से जल्द बाहर नजर आएंगे। लेकिन दिन बीत चुके हैं, आज 6वां दिन है, ऐसे में कई समस्याएं अंदर मौजूद है, उन्हें करनी होगी। जी बिल्कुल, काफी जरूरी है कि जल्द से जल्द इन 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे जान पे भी बन आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच मथुरा से बड़ी खबर, स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 12वीं में पढ़ती है छात्रा, स्कूल जाते वक्त 3 दोस्तों ने किया है घटना को अंजाम दिया है और ऐसे में ये मामला निकल के सामने आया है मथुरा से। बता दें कि गैंग रेप का मामला मथुरा से निकल के सामने आया है। मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त की, स्कूली छात्रा से गैंग रेप किया गया है। आपको बता दें कि स्कूल जा रही थी छात्रा, 12वीं कक्षा में पढ़ती है और ऐसे में 3 दोस्तों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। तो 12वीं में पढ़ती है छात्रा, 3 ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। स्कूल जाते वक्त ये वारदात छात्रा के साथ हुई है। तो 12वीं में पढ़ती है छात्रा जिसके साथ गैंग रेप हुआ है। मथुरा से ये खबर निकल के सामने आ रही है। मोहम्मद फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कोई कार्रवाई देखने को मिली है? जी स्वीटी, ये मामला थाना सुरील का है और थाना सुरील के अंतर्गत एक कक्षा 12 की छात्र है। तो वो छात्रा जो है स्कूल जा रही थी। ये बृहस्पतिवार की घटना है। जब वो सुबह 9 बजे स्कूल जा रही थी, उसके ही गांव का एक युवक उस छात्रा को अपने घर ले गया और घर ले जाकर घर पर वहां पहले से ही मौजूद 3 लोग और थे। चारों लोगों ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उस छात्रा की हालत जब खराब हुई, उसने आकर अपने परिवार में बताया और वो स्कूल नहीं गई। उसने जब परिवार में ये घटना को बताया तो उसके परिवार के उसके पिता जो है थाने गए और उन्होंने थाने जाकर उस छात्रा जो 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था वो उनके एक मतलब नामजद और बाकी 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा सुरील थाने में दर्ज कराया है। उनका कहना है कि छात्रा जब स्कूल जा रही थी तो इसको जो है घर ले जाकर इसको बंधक बना लिया था और उसको 3 घंटे कमरे में रखा गया था। ऐसा बंधक बनाया था कि उसके साथ में दुष्कर्म की घटना जो है ये सामने आई है। जी सूची, तो छात्रा पहले से ही आरोपी को जानती थी क्या फारूक? जी ये गांव का मामला है और वो छात्रा के गांव का ही एक युवक था जो उसको जो है बेला फुसा कर अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद में वहाँ पहले से ही मौजूद उसके 3 और दोस्त थे। उन्होंने उसको बंधक बना लिया। 3 घंटे तक कमरे में उसको बंद करके रखा और उसके साथ में बारी बारी दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। और एसपी सिटी से जब एसपी देहात से जब बात करी गई तो उन्होंने बताया कि छात्रा का ये मामला प्रकाश में आया है
और जिसमें जो है मेडिकल कराकर और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराकर और इन आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। जी जी। तो सिर्फ केस दर्ज हुआ है या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है फारूक? जी स्वीटी, अभी तक ये मामला संज्ञान में नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर ये जो है मजिस्ट्रेटी जांच होती है और मजिस्ट्रेट के सामने दुष्कर्म पीड़िता के बयान होते हैं तो बयान के आधार पर जो है पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी और पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी भी बहुत जल्द होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारियों के लिए। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कोर्ट की तरफ से इसके लिए 17 नवंबर तक का समय दे दिया गया था, लेकिन अब भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपने के बाद अदालत से 15 दिन का और समय देने की मांग की है। केंद्र सरकार के शासकीय वकील अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन सर्वेक्षण में इस्तेमाल की रिपोर्ट अभी नहीं आ पाने की वजह से एएसआई ने आज को जिला जज एके विश्वेश की अदालत में आवेदन देकर रिपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करने के लिए 15 दिन के और समय की मांग की है। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 15 दिन की और मांग की गई है, क्या परमिशन मिल चुकी है? बिल्कुल स्थिति देखिए, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी हमें कल पता चलेगा। कल इस पूरे मामले पर जिला अदालत में सुनवाई होगी और डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत जिला अदालत उसमें पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि एएसआई के अधिवक्ता की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है। इसमें एक अर्जित साफ तौर पर 15 दिन की और मोहलत मांगी गई है, क्योंकि रिपोर्ट जो है अभी एएसआई सर्वे की वो ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी तरह से भी तैयार नहीं है। हैदराबाद में जो जीएमएसएस की तकनीक की चीजें थी, जो जीपीआर के माध्यम से सर्वे हुआ था, जीपीआर की जो हार्ड कॉपी रिपोर्ट की वो अभी तक एएसआई के पास नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट तैयार करने में उनको दिक्कतें हो रही है और उन्होंने कहा है कि हमको 15 दिन की और मोहलत चाहिए, इसके बाद हम अपनी रिपोर्ट सौंप सकेंगे। तो देखना भी कल जब सुनवाई होती है तो कोर्ट जो है 15 दिन का मोहलत और एएसआई की टीम को। लेकिन जुलाई में ये पूरा सर्वे शुरू हुआ था और विकास अभी काफी ज्यादा समय हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर आ चुका है और कितना वक्त चाहिए और इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए स्वीटी, सर्वे जब शुरू हुआ था जुलाई में, उसके बाद अगस्त में इसके ऊपर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली। उसके बाद तकरीबन 100 दिन से ऊपर का सर्वे चला। इसमें इन सर्वे के बीच में जो है 3 बार एएसआई की टीम ने समय बढ़ाने की मांग की थी कोर्ट में, जिसको लेकर कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार किया था और 3 बार इस समय का एक्सटेंड किया था। यानी कि एक महीने की स्टेट में जो है 3 बार उन्होंने समय मांगा था कि हमको 30 दिन और किए, 30 दिन और किए, ऐसे 3 महीने सर्वे किया। इस दौरान जो है काफी ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया गया जो कि ये बताएंगे कि आखिर में जो विवादित हथियार में किसका है। एक तरफ जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो मंदिर की वो जो ऐसा मस्जिद का स्वरूप मस्जिद किया है, तो उसके लिए जो है सर्वे काफी जटिल था। जिसका मान रहे हैं सर्वे जो समय लेने का जो ये है कि 100 दिन का समय क्यों लगा, इसका मेन कारण यही है, मुख्य कारण यही है कि सर्वे जो है काफी जटिल था। जितना हमें सोच रहे उतना आसानी का सर्वे है और ऐसे में जो है जीएनएसएस के माध्यम से यानी जो सिस्टम, इसके माध्यम से साथ ही साथ जो है कानपुर आईआईटी और रुड़की से भी आईआईटीएम के शायद एक्सपर्ट के उन्होंने इसके माध्यम से पूरी और रडार से मैपिंग की थी पूरे परिसर के। इसके बाद से 60 सदस्यीय एएसआई की टीम रोज जो है नियमित डेली नियमानुसार अपने सर्वे काम लग जाती थी। एक सुबह से और शाम को 5 बजे सर्वे से निकलती थी। ऐसे में सर्वे काफी ज्यादा जटिल था, यही वजह की इसका समय लगा इसको। और अब जब सर्वे पूरा हो चुका है तो एएसआई की टीम को कोर्ट ने मोहलत दी थी कि आप 17 नवंबर को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यानी कि आज की डेट मुकर्रर की गई थी जिला अदालत द्वारा कि आज फाइनल डेट थी, आज एएसआई की टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एएसआई की टीम की जो रिपोर्ट है अभी तक तैयार नहीं हुई है। जीपीआर की जो रिपोर्ट है, इनकी जो सरकार के माध्यम से जो होती है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं बन पाई। ऐसा कहा जा रहा है कि हैदराबाद में जो है रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट जब तक बन के आई तब तक 15 दिन का और मोहलत मांगा गया। ऐसे में जब देखना है कि 15 दिन की मोहलत एएसआई को मिलती है या नहीं, लेकिन इसके मामले में पूरी कल सुनवाई होगी। ठीक है विकास, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो ताजमहल में प्रतिबंध के बाद भी धार्मिक गतिविधि नहीं रुक रही है। बता दें कि गुरुवार को ताजमहल परिसर में एक पर्यटक के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक नमाज गार्डन में पढ़ रहा है। इससे पहले भी कई बार नमाज पढ़ने के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ताजमहल में किसी भी धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध है। एएसआई के एक्ट के अनुसार किसी भी स्मारक में कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। ताजमहल में केवल शुक्रवार और ईद पर ही नमाज हो सकती है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक गार्डन में नमाज पढ़ रहा है। उसके पास में सीआईएसएफ का जवान भी खड़ा दिखाई दे रहा है। किसी पर्यटक ने इसका वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया और इसके बाद से ये वायरल हो रहा है। 4 सेकंड का है ये वीडियो और दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी संदर्भ में वो 9 सेकंड का बताया जा रहा है। आमिर कादरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कोई मामला दर्ज हुआ है, कोई केस दर्ज हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ताजमहल के अंदर जो नमाज पढ़ी गई है उसको लेकर सीआईएसएफ का जवान उसको वहां मना करने गया था कि यहाँ पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है, जिसके बाद में उस नमाजी को वहां से हटा दिया गया और माफीनामा लिख के उसको रिलीज किया गया। और जिसके बाद आज अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने एएसआई के ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी सौंपा है और उस पर्यटक के खिलाफ मुकदमा लिखने की आदेश भी दिए हैं। क्या कहना है फिर वहां के अधिकारियों का? पर कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद इस पर कदम उठाया जाएगा, क्योंकि पर्यटक बाहर से आया हुआ था, उसकी जानकारी में नहीं था कि यहाँ पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है, जिसके बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर हालांकि एएसआई और सीआईएसएफ के जवानों द्वारा उसके माफीनामा लिखवाने के बाद ही उसे रिलीज किया गया है और उसने सॉरी भी बोला और उसने लिखित में ये भी दिया है कि मेरे को जानकारी नहीं थी कि यहाँ नमाज पढ़ना मना है। सीआईएसएफ जवान से आपकी बात हुई क्या? उनके जवान से क्या कुछ कहना है उनका? सीआईएसएफ जवानों का साफ तौर पर कहना है कि हम तो वहां पर गए थे उनसे मना करने के लिए, क्योंकि यहाँ नमाज पढ़ना अलाउ नहीं। यहाँ ताजमहल में जो मस्जिद है वहां पर सिर्फ फ्राइडे को नमाज होती है, उसके अलावा आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं कहीं भी। दरअसल एक बात और बड़ी है कि ताजमहल परिसर काफी बड़ा है, लोग छुप छुपाकर कहीं नमाज पढ़ लेते हैं, तो लेकिन सीआईएसएफ के जवान वहाँ एक्टिव रहते हैं, वो फौरन वहाँ पहुंचकर उनसे मना करते हैं कि यहाँ पर नमाज पढ़ना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ताजमहल पर अक्सर इस तरह की घटना सामने आती रहती है, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवान और एएसआई के कर्मचारी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता आमिर, तो लगता है कि ये मामला भी संज्ञान में नहीं आता और चोरी चुपके सब हो जाता। बड़ी बात ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया के टाइम में कोई भी वीडियो छुपता नहीं है, वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद आधिकारिक तौर पर भी कार्रवाई की जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की जानकारी में भी मामला सामने आता है। ये जो नमाज पढ़ रहा है व्यक्ति, क्या आपके इससे बातचीत हुई है? इसका क्या कुछ कहना था? क्या पहले से रूल रेगुलेशन की जानकारी नहीं थी? दरअसल में ये व्यक्ति कोई आम कोई आगरा का नहीं था, बाहर से आया हुआ पर्यटक था और पर्यटक की सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी अधिकारी या किसी भी सुरक्षा जवान ने उसको मीडिया के सामने या पुलिस के सामने रुबरू नहीं किया गया। उससे सिर्फ माफीनामा लिखवा कर उसको रिलीज कर दिया गया। लेकिन जो बात सामने आई है, पर्यटक का साफ तौर पर कह रहा था कि मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ नमाज पढ़ना मना है, यहाँ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, जिसके बाद उसने वो कदम उठाया। ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।